यकीन से कह सकता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला कराची में हम कई यूसियाँ जीतेंगे इन 11 में से, लेकिन ये जो यूसी है शाह फैसल टाउन की यूसी 3, अल्लाह ने चाहा तो ये 100% पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PMLN जो है वो कामयाबी इसमें हासिल करेगी। मैं गुजारिश करूँगा वकार भाई से थोड़ी सी वो बात कर लें, फिर लियाकत साहिब साहब थोड़ी मुख्तसर बात करेंगे, फिर उसके बाद आपके सवाल जवाब लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सईद गनी साहब ने आपको बताया लियाकत साहिब साहब के बारे में। लियाकत साहिब साहब से हमारा एक बरसा बरस का एक ताल्लुक़ है। ये तरक्की पसंद मजदूर तहरीक से वाबस्ता रहे हैं और जितनी भी मजदूर तहरीकें चली हैं उसका ये हिस्सा रहे हैं और हमेशा जनरल मुशर्रफ के दौर में ख़ास तौर पर इन्हीं ने भरपूर तरीके से जो हमारी तहरीक थी जमहूरियत की बहाली की उसमें भी हिस्सा लिया। और ये जैसे सईद गनी साहब ने बताया कि 6 मरतबा स्टेट बैंक यूनियन जो CBI यूनियन थी उसके ये समझे कि डबल हैट्रिक की इन्हीं ने और 6 दफ़ा ये उसके सदर रहे। इनका बड़ा समाजी और सियासी काम भी है, मज़दूरों में भी एक बहुत बड़ी आवाज़ है ये। तो हमारी बहुत अरसे से इनसे बातचीत भी चल रही थी कि ये पीपल्स पार्टी में, क्योंकि ये सरकारी मुलाजिम थे इसलिए किसी सियासी जमात का हिस्सा या उठा नहीं ले सकते थे, इसलिए रिटायरमेंट के बाद आज ये बाकायदा तौर पे हमारा हिस्सा है। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने UC 3 शाह फैसल टाउन से इनको जो है चेयरमैन के सीट पर इनको नामजद किया है, जहाँ हमारा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ इत्तेहाद है और हम ये जॉइंट इलेक्शन वहाँ लड़ रहे हैं। और ये जो सीट जिस पर ये इलेक्शन हो रहा है ये भी सीट इसलिए खाली हुई थी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार लियाकत अली अराई का इंतकाल हो गया था, जिसकी वजह से ये इलेक्शन हमारा वहाँ मुलतवी हो गया था। तो इंशाल्लाह इनके साथ जो दोस्त आए उन सबको लियाकत साहिब साहब को हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में खुशामदीद कहते हैं और इंशाल्लाह इनकी शमूलियत से और इनके दोस्तों की शमूलियत से इंशाल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को तक़वीत मिलेगी। उसका पैगाम और बिलाल भुट्टो ज़रदारी साहब पे और आसिफ ज़रदारी साहब पे जो इन्होंने आज एतमाद का इज़हार किया है और ये शामिल हुए हैं, तो इंशाअल्लाह शाह फैसल टाउन में बिलखुसूस और ओवरऑल पूरे डिस्ट्रिक्ट कोरंगी में और कराची शहर में भी इनकी वजह से पार्टी मजबूत होगी, इनके दोस्तों की वजह से मजबूत होगी। तमाम दोस्त जो हैं वो पॉलिटिकल वर्कर भी हैं, मजदूर तहरीक के साथी भी हैं। तो इंशाअल्लाह हम इनके साथ मिल के इंशाअल्लाह अपनी जद्दोजहद को आगे बढ़ाएंगे और इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पहले ही जो है वो कराची शहर में सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के तौर पर बल्दियाती इलेक्शन में सामने आई है। इंशाअल्लाह ये निश्चित भी इंशाअल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जब 18 अप्रैल को इलेक्शन होंगे इंशाअल्लाह उसमें कामयाबी हासिल करेगी। तो इंशाअल्लाह आप दोस्तों के जितने भी दोस्त आए इन सब की मेहनत से ताउन से आइंदा जो मेयर होगा इंशाअल्लाह आने वाले चंद हफ्तों के अंदर वो भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का होगा। मैं एक लियाकत साहिब साहब बात कर लें, फिर मैं गुजारिश करूँगा लियाकत साहिब साहब से कि मुख्तसर आपसे बात करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले तो बिलाल भुट्टो ज़रदारी साहब का, चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, अदीफ रियाल टारपुर साहबा का, मियाँ रज़ा रब्बानी साहब का, सईद गनी भाई का, वकार भाई का, बाकी जितने मेरे पीपल्स पार्टी के दोस्त हैं उनका बेहद मशकूर हूँ कि उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में हमें दावत दी और हम समझते हैं कि हमारा बरसा बरस का एक जदोजहद का एक साथ है, चाहे वो जमहूरियत की बहाली हो, चाहे वो आज़ादी इज़हार राय हो, चाहे वो अदलिया की रेस्टोरेशन हो। हम तमाम तबकात के लिए हमेशा ज्वाइंटली जदोजहद करते रहे हैं। अब हम चूँकि प्रैक्टिकली हम समझते हैं कि इस कराची में बहुत अशद ज़रूरत है कि तमाम वो तरक्की पसंद लोग और वो तबकात जो हैं कराची के एक प्लेटफार्म पे आके पीपल पार्टी के साथ खड़े हों, ताकि कराची को जो खंडरात बना दिया गया है, जो कराची के मसाइल का एक गड़ा बना दिया गया है, उससे हम निकालें। आपको याद है कि गुज़श्ता हफ्ते बिलावल साहब ने लांडी के प्रोग्राम में कहा था कि कराची में कभी मेयर पीपल पार्टी का नहीं बना और हमें तनकीद की जाती है। हम समझते हैं कि कराची की आवाम जो है, तमाम ज़बानें बोलने वाले जो हैं वो पाकिस्तान पीपल पार्टी का साथ दें। मैं UC चेयरमैन का इलेक्शन मैं समझता हूँ कि वो मेरे उस जदोजहद के मुताबिक नहीं था, लेकिन जो पॉलिटिकल वर्कर होता है वो ये समझता है कि अगर आप ग्रास रूट पे जहाँ लोगों के मसाइल हों, हमारे यहाँ 15 सालों से UC में जमात इस्लामी के लोग मुंतखब होते रहे हैं, कभी किसी बरादरी की छतरी लेके, कभी किसी पॉलिटिकल पार्टी की छतरी लेके, उन्होंने पूरा इलाका खंडरात बना दिया जो है। तो हमें इस बात के ऊपर इलाके की बरादरियों ने, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने, पाकिस्तान पीपल पार्टी का मैं बेहद मशकूर हूँ कि उन्होंने मुझे चेयरमैन के लिए नामजद किया
और हम चाहेंगे कि कराची की यूसी शाह फैसल 3 जो है वो रोड मॉडल की आवाज़ कराची में बने। वो जो 11 यूसी का इलेक्शन होने जा रहा है वहाँ की आवाम से भी मैं अपील करना चाहता हूँ कि वो पाकिस्तान पीपल पार्टी को वोट दें ताकि पाकिस्तान पीपल पार्टी का मेयर बने। और फिर अगर 4 साल पाकिस्तान पीपल पार्टी डेवलप ना करे तो फिर आप हमसे पूछिएगा कि आपने क्या किया है। तो मैं इसके साथ ही जो है मेरी जो टीम आज मेरे जो दोस्त आए हैं, कोई मुख्तलिफ पार्टियों से तल्लुक़ रखते हैं, कोई बरादरियों से तल्लुक़ रखते हैं, कोई सोशल वर्कर हैं, मैं इनका बेहद मशकूर हूँ। ये अपनी जगह पे बहुत इनके पीछे एक बड़ा अच्छा खासा एक वोट है जो अपना तल्लुक़ रखते हैं। आज इन्होंने जो है ग्रीन टाउन की आबादी आपको पता है कि बड़ी एक यूनिक किस्म की आबादी है और उससे इन लोगों का आना जो है मैं समझता हूँ कि एक पाकिस्तान पीपल पार्टी के लिए भी एक बड़ा गुड साइन है। ख़ास तौर पे महबूब का भी शुक्रिया अदा। महबूब की जदोजहद आपके सामने है, आमराना दौर हो, पॉलिटिकल पार्टियों का दौर हो, लेकिन पीसी वर्कर की जदोजहद ने हमेशा मेहनत कशों का अलम जो है वो बुलंद रखा है। उसका क्रेडिट जो है वो गुलाम महबूब को जाता है। तो हम समझते हैं आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो पाकिस्तान की ट्रेड यूनियन के तबकात को, सिंध के तमाम मेहनत कशों को, उन हारियों को, किसानों को और कराची के तमाम मुतवस्सित तबके के लिए हमारा पैगाम है कि आएँ मिल के हम जदोजहद करते हैं। हमने हमेशा जदोजहद जो है आइन की बालादस्ती के लिए की है, रूल ऑफ लॉ के लिए की है, आज़ादी इज़हार राय के लिए और बुनियादी हकूक़ की रेस्टोरेशन के लिए की है। और मैं समझता हूँ कि इससे ज़्यादा पाकिस्तान पीपल पार्टी के मंशूर इससे ज़्यादा किसी और पार्टी का है नहीं है। इसलिए पाकिस्तान पीपल पार्टी और हमारा ज़हनी तौर पे चूँकि हम आंगी है, इसलिए हम समझते हैं कि पीपल पार्टी द बेस्ट फॉर पीपल जो है उसके राइट को रेस्टोरेशन करने के लिए। थैंक यू वेरी मच। जी एक एक करके एक एक करके देखें, एक तो ये बड़ी बदकिस्मती रही है हमारे मुल्क की कि जहाँ बहुत सारे इदारे अपने दायरे से निकलकर दूसरे इदारों के दायरों में मुदाखलत करते हैं, उसमें अदालत भी किसी से पीछे नहीं रही। यहाँ इफ्तिखार चौधरी, गुलजार अहमद, साकिब निसार जैसे चीफ जस्टिस जब गुजरे, और भी कई हैं कि जिन्होंने इस मुल्क की जमहूरियत को नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान पहुँचाया है और उन्होंने इस मुल्क के इदारों को कमज़ोर करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन इस वक्त जो सूरत-ए-हाल है वो बहुत अफसोसनाक है और सिर्फ़ सियासी जमातें नहीं, सिर्फ मीडिया में नहीं, बल्कि अदालत में बैठे हुए मौजूद जजेस जो हैं वो भी अपने ख़दशात का इजहार कर रहे हैं और ना सिर्फ ख़दशात का इजहार कर रहे हैं बल्कि अदालती फ़ैसलों के ज़रिए उन इख्तलाफात को खुलकर सामने ला रहे हैं। और ये किसी भी मुल्क के लिए, किसी भी जमहूरियत के लिए कोई अच्छी साइन नहीं है। हम ये समझते हैं कि चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को अपनी ज़िद से हटना चाहिए। जब तमाम तबकात ये मुतालबा कर रहे हैं कि एक बहुत सेंसिटिव आइनी इशू अगर अदालत के सामने है तो उसको किसी मुतनाज़ा मखसूस बेंच के सामने ना लगाया जाए और तमाम जजेस पर मुश्तमिल एक फुल कोर्ट तश्कील दिया जाए और वो फ़ैसला करे कि पाकिस्तान में जो इस वक्त क्राइसिस हैं, जो आइनी बहरान पैदा करने की कोशिश इमरान खान कर रहा है, ये तमाम जजेस उस पर अपनी जो कलेक्टिव विजडम है उसको मद्देनज़र रखते हुए कोई एक फ़ैसला करें। जो रवैये सामने आ रहे हैं और जो कल एक बात कही, बड़े अफसोसनाक बात थी, मैं तवक्को नहीं कर रहा था कि चीफ जस्टिस साहब ये कहेंगे कि उन्होंने कहा कि मैंने एक जज को जिनके ख़िलाफ़ रेफरेंस फ़ाइल हुआ है उनको इसलिए बिठाया कि वो किसी को मैसेज देना चाहते थे। मैं ये समझता हूँ कि जजेस का ये काम बिल्कुल नहीं है कि वो बेंचेस बनाते हुए किसी की मैसेजिंग करें, बेंचेस बनाते हुए किसी को कोई इशारे करें। उनका काम है कि वो इंसाफ फराम करें, आइन और कानून के मुताबिक फ़ैसले करें। अगर किसी जज के ऊपर कोई इल्ज़ामात हैं तो ये अल्लाह करे वो गलत हों, लेकिन ये मुनासिब बात होगी कि उसको किसी बेंच में ना बिठाया जाए और गैर जानिबदाराना तहकीकात करवाई जाए। मुझे हैरत हुई कि कल ही चीफ जस्टिस साहब ये फरमा रहे थे कि उन्हें बड़ी तकलीफ़ और दुख होता है कि वो जब सुनते हैं उनके जजेस के ख़िलाफ़ कैसी चीज़ें आती हैं। काजी फ़ाइज़ ईसा साहब भी जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट के जज थे, उनके ख़िलाफ़ पीटीआई की हुकूमत ने बदनीयती पर मबनी एक रेफरेंस भेजा और वो ये चाहते थे
कि उनको पाकिस्तान का चीफ जस्टिस बनने से वो रोकें, और वो साजिश सबको पता है। इमरान खान ने कहा कि ये रेफरेंस गलत भेजा, सदर पाकिस्तान कहता है कि रेफरेंस गलत भेजा, उस वक्त की काबीना के मिनिस्टर्स कहते हैं कि ये रेफरेंस गलत भेजा। अब अगर एक चीज़ तय हो गई है कि वो रेफरेंस गलत था, लेकिन उस गलत रेफरेंस के वक्त में चीफ जस्टिस साहब के जो रिमार्क्स थे, जो उनका फ़ैसला था, वो कुछ और था। शायद उस वक्त उनके जज्बात वो नहीं थे जो कल उनके जज्बात थे। जिस तरह कल उनको दुख हो रहा था, उनकी आंखों में आंसू आ रहे थे, काजी फाइज ईसा के वक्त में लगता है कि ना उनको दुख हुआ ना उनकी आंखों में आंसू आए। ये इस किस्म तरह से चीज़ें नहीं चलती हैं। देखें, अक्सर तो हमने ये कहा है, और हम भी तनकीद करता हूँ कि अदालतें मुख्तलिफ़ औक़ात में मुख्तलिफ़ फ़ैसले करती हैं। सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला आपको किसी एक इशू पर एक और कुछ मिलेगा, उसी इशू पर मुख्तलिफ़ वक्त में कुछ और फ़ैसला मिलेगा। ये तो होता रहा है। लेकिन यहाँ पर एक ही जज साहब, उनका फ़ैसला एक ही सिमिलर केस में पहले कुछ था, अब कुछ मुख्तलिफ है। मिसाल के तौर पे जब ये जो लाइफ टाइम बैन लगाने की बात हुई या डिस्क्वालीफाई करने की बात हुई किसी सियासतदान को, उस पर चीफ जस्टिस बंदियाल साहब का मौक़िफ़ कुछ पहले और था, लेकिन वही मौक़िफ़ उनका तब्दील हो गया जब फैसल वावडा का केस आया। तो एक ही जज का मौक़िफ़ बदल जाना एक अजीब सी बात है। इसी तरह चीफ जस्टिस का मौक़िफ़ काजी फाइज ईसा के मुतल्लिक कुछ और था, लेकिन उसी चीफ जस्टिस का मौक़िफ़ जो है वो जब ये नकवी साहब आ गए तो कुछ और हो गया। इस किस्म के तज़ादात अगर सामने आना शुरू हो जाएं तो इससे जो कौम का एतमाद होता है जुडिशरी के ऊपर, वो मजरू होता है। आप हालात और वक्त के मुताबिक अगर अपनी राय को तब्दील करें, अपने फ़ैसले को तब्दील करें, तो ये किसी भी सूरत में ना सुप्रीम कोर्ट के लिए अच्छा है और ना मुल्क के लिए और ना जमहूरियत के लिए अच्छा है। मेरा ये ख़्याल है कि बिला झिझक इस वक्त तमाम सियासी जमातों का ये मुतालबा है, तमाम वकला तंजीमों का ये मुतालबा है, तमाम फरीकों का जो उस मुकदमे में फ़रीक है उनका ये मुतालबा है कि आप फुल कोर्ट तश्कील दें और फिर आप ये केस सुनें। ये अजीब बात है कि 9 जजेस से ये जो बेंच था वो शुरू हुआ, सुकड़ता 3 जजेस पे आ गया है, और इन 3 जजेस में भी एक जज वो है जिसने ख़ुद अपने आप को इस बेंच से पहले अलग किया हुआ है, और उसने कहा था कि मैं ये केस नहीं सुन सकता, मुझे नहीं सुनना चाहिए, और आज उस जज को आप बिठा के ये केस सुन रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि नामुनासिब बात है। इससे अदलिया मज़ीद मुतनाज़ा होगी, अदालती फ़ैसला जो भी आएगा वो मज़ीद मुतनाज़ा होगा, और जो उसकी तौक़ीर है लोगों की नज़र में उसको नुकसान पहुँचेगा। जनवरी में इलेक्शन हुए कराची में, लेकिन अप्रैल चल रहा है, कराची का मेयर अभी तक नहीं आ सका। एक तो ये, दूसरी बात ये कि वो इलेक्शन कमीशन जो अभी तक 10 से ज़्यादा यूनियन कमेटी ने नताइज नहीं दे सकी है, वही 11 यूनियन कमेटी पे अभी वो कराने जा रही है इलेक्शन, इसके हम क्या समझते हैं? देखें, ये बड़ा एक आपका अच्छा सवाल है, और मैंने भी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस पिछले दिनों भी की थी, और मैं दोबारा उस सवाल को दोहराता हूँ कि मुझे इलेक्शन कमीशन कोई एक सबब बता दे, एक वजह बता दे कि जी ये वजह थी जिसकी बिना पर ये 11 यूसीज़ का इलेक्शन हमने जनवरी में नहीं मार्च में इसको शुरू किया है। देखिए, हमारा तो कहना ये है कि इन 11 यूसीज़ का इलेक्शन मेयर के इलेक्शन के बाद होना चाहिए, उसूली तौर पे, अखलाकी तौर पे, कानूनी तौर पे। लेकिन चलें, इलेक्शन कमीशन ये समझता है कि नहीं, मेयर के इलेक्शन से पहले ये 11 यूसीज़ का इलेक्शन होना चाहिए। अगर उनका ये ख्याल था तो 15 जनवरी को कराची शहर में बल्दियाती इलेक्शन हुए थे, 17 को, 18 को, 19 को, 20 को ये 11 यूसीज़ का शेड्यूल आ सकता था, और फरवरी के महीने में ये 11 यूसीज़ पर इलेक्शन हो सकता था। कोई एक वजह बता दें कि ये जनवरी में शेड्यूल क्यों नहीं आया, और ये 2 महीने के बाद उन्होंने शेड्यूल क्यों जारी किया है। ये जो ताख़ीर हुई है, उस ताख़ीर का सबब क्या है और उसकी वजह क्या है, कोई वजह आपको नहीं मिलेगी। लेकिन बहरहाल इलेक्शन कमीशन इसका जवाब दे। दूसरी बात कि ये रिवायत बहुत गलत है कि अगर कुछ सीटें खाली रह जाती हैं तो उन खाली रह जाने वाली सीटों की वजह से अगर आप मेयर का इलेक्शन रोकेंगे, चीफ मिनिस्टर का इलेक्शन रोकेंगे, प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन रोकेंगे, स्पीकर कौमी असम्बली या नेशनल असम्बली का इलेक्शन रोकेंगे, तो इस मुल्क में आगे चलकर आइनी बहरान पैदा होने के खदशात हैं। अगर कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली की सीटें कोई 4-5 खाली रह गई और आपने इलेक्शन करा दिए, और जो जमातें जीत कर आती हैं उनमें जो फ़र्क है सीटों का, वो 1 या 2 सीटों का अगर फ़र्क हुआ, तो वो जमात मुतालबा करेगी कि पहले
ये जो रह जाने वाली सीटें थी उस पर इलेक्शन कराओ, उसके बाद आप जो है वो चीफ मिनिस्टर का या प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन करो। तो इस तरह प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर का इलेक्शन कई महीनों तक लटका रहेगा, वो नहीं होगा। बहरहाल इलेक्शन कमीशन की ये दानिश है, वो ये समझते हैं कि उन्होंने ठीक किया, लेकिन मैं समझता हूँ ये गलत है। जो 10 सीटों की बात करें, मेरा ख्याल है 10 सीटें नहीं रुकी, अब कम है, लेकिन वो उनको कम जो सीटें रही कर देनी चाहिए। इलेक्शन कमीशन के पास कानून के मुताबिक मैक्सिमम 60 दिन होते हैं किसी भी केस को अपने पास रोकने के। गलत तरीके से रोके उन्होंने, लेकिन बहरहाल 60 दिन मैक्सिमम होते हैं, और वो 60 दिन का जो अरसा है वो 15 मार्च को ख़त्म हो गया। और उसके बाद उन्होंने खैर बाकी फ़ैसले कर दिए हैं, कोई 2-4 शायद यूसीज रहती हैं, उनका भी फ़ैसला करें, उसको नोटिफाई करें, इसलिए कि ये जो कुछ अब डिले हो रहा है ये गैर कानूनी डिले हो रहा है, और उसकी वजह से तशवीश पैदा हो रही है उस इलाके में जो लोग मुंतखब होकर आए हैं उनके दरमियान और उनके वोटर्स के दरमियान, और ये मैं समझता हूँ मुनासिब बात नहीं है। एक सेकंड। देखिए, पहली बात यह है कि जो दोस्त यहाँ मौजूद हैं उनकी तादाद तो कोई 22-23 है, लेकिन ये लोग सिर्फ ये नहीं है जो शामिल हुए हैं, इनके साथ शमूलियत करने वालों की तादाद कई गुना ज़्यादा है। लेकिन चूंकि हम यहाँ वो मजमा लग जाता है, फिर आपको तकलीफ़ होती है, हमने कोशिश की कि लोगों को कम बुलाएं, तो जो उनके लीडर्स हैं मुख्तलिफ़ बरादरियों के, हमने सिर्फ उनको यहाँ बुलाया है, तादाद इससे कई ज़्यादा है। दूसरा जो सवाल आपने पूछा वो बड़ा अच्छा है कि जब ये 15 जनवरी को इलेक्शन हुए तो जमात इस्लामी ने कुछ यूसीज़ के नताइज पर एतराज़ उठाया और इलेक्शन कमीशन में एक दरख्वास्त भेजी कि जनाब इन यूसीज़ में जो कंसोलिडेशन है उसको रोका जाए और उससे पहले इसकी रिकाउंटिंग कराई जाए। और वो दरख्वास्त भी हारने वाले उम्मीदवारों ने नहीं की, जमात इस्लामी के किसी एक अहदेदार ने की, जो खैर गलत थी कानून के मुताबिक, लेकिन बहरहाल की। और हमने पहली पेशी पर हमारे वकील ने ये कहा कि जो दरख्वास्त जमात इस्लामी ने की है, जो इनकी प्रेयर है जिसमें वो कह रहे हैं कि जी रिकाउंटिंग करा दें, वो प्रेयर आप अलाउ कर दीजिए, हमें इस पर कोई एतराज़ नहीं है। पहली पेशी पर भी हमारे वकील ने ये कंसीड किया, इलेक्शन कमीशन ने नहीं माना। दूसरी पेशी पर दोबारा ये कहा कि जनाब ये मुख्तलिफ आप पेशियाँ देते जा रहे हैं, इसका कोई फ़ायदा नहीं है, आप जो ये कह रहे हैं वो करा दीजिए। इलेक्शन कमीशन ने फिर वो नहीं माना, लेकिन उसके ऊपर एक कमेटी बनाई, उस कमेटी ने पूरा उसको स्क्रूटनाइज़ किया और करने के बाद उन्होंने अपनी रिपोर्ट सबमिट की। उस रिपोर्ट के आने के बाद इलेक्शन कमीशन ने ये फैसला किया कि ये जो 6 यूसीज़ हैं जिनकी कंसोलिडेशन भी नहीं हुई रिज़ल्ट की, उसको उन्होंने रोक दिया था कि उसकी रिकाउंटिंग करा के इसका ऐलान कर दिया जाए। जो जमात इस्लामी है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट चली गई, वहाँ पर वो ऑर्डर मेरे पास पड़ा है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जज इनको कह रहा था कि जनाब मेरे पास आप क्यों आए, ये तो कराची का केस है, आप जाएं कराची में जाएं, सिंध हाई कोर्ट में जाएं। तो वहाँ इन्होंने बहुत रोना धोना डाला कि जनाब वो रिकाउंटिंग हो जाएगी तो इसका ये हो जाएगा वो हो जाएगा, मेहरबानी करें उसको रोक दें। तो उन्होंने रोका, लेकिन जिस दिन उन्होंने रोका शाम को ऑर्डर इशू हुआ। उस दिन उस ऑर्डर के इशू होने से पहले उन 6 में से 5 यूसीज़ की रिकाउंटिंग हो चुकी, सिर्फ एक रह गई है। क्योंकि उसकी रिकाउंटिंग अगले दिन रखी हुई थी तो वो नहीं हुई, अदालत के फैसले की रोशनी में वो रोक दी गई। लेकिन गालिबन 4 या 5 तारीख है, मुझे यकीन है कि वो जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का स्टे वो ख़त्म हो जाएगा और उसकी भी रिकाउंटिंग हो जाएगी। 5 यूसीज़ जहाँ पे रिकाउंटिंग हुई है, पीपल्स पार्टी पहले नतीजे के मुताबिक पहले भी हम जीते थे, रिकाउंटिंग के नतीजे में हम जीत गए, तो वो फैसला बिल्कुल क्लियर है, वो हो गया है। लेकिन जमात इस्लामी जो कह रही थी रिकाउंटिंग कराओ, अब जाके कह रहे रिकाउंटिंग रुकवाओ। इसके बाद हाँ देखें, एक तो ये बड़ा अफसोसनाक वाक़या हुआ कल, बेगुनाह गरीब लोगों की जानें इसमें गईं। लेकिन जो दूसरा आपने हिस्सा जोड़ा है इसका कि ज़िम्मेदार एडमिनिस्ट्रेशन या हुकूमत, बराह रास्त तो नहीं है, लेकिन बहरहाल आप कह सकते हैं कि हुकूमत को ज़िम्मेदारी होना चाहिए, हम मान लेते हैं। लेकिन जो ये वाक़या हुआ
उसमें कोई प्राइवेट आदमी, कोई फैक्ट्री ओनर, उन्होंने कोई ज़कात देनी थी अपनी, और उस ज़कात को देने का जो तरीक़ेकार उन्होंने अपनाया वो इंतहाई गैर ज़िम्मेदाराना और नामुनासिब था। उन्होंने कैश पैसे तकसीम करने का ऐलान किया और वहाँ पर लोगों को बुलाया। वो बहुत छोटी सी जगह थी, उस छोटी सी जगह में कई सौ लोग जो है वो ख़ास तौर पे औरतें और बच्चे थे, 600-700 लोग वहाँ वो गए और उन्होंने पैसे तकसीम करे। वहाँ पर उस पैसे तकसीम करने के दौरान वहाँ भगदड़ मची और उस भगदड़ के नतीजे में ये कोई 25 के करीब अफराद जो थे वो ज़ख्मी हुए, जिसमें से कोई 12 जो है वो बेचारे जहाँ बहक हो गए, जिसमें औरतें और बच्चे शामिल हैं। ना उन्होंने इस जो इवेंट ये कर रहे थे, जो तकसीम कर रहे थे ज़कात की, ना उन्होंने पुलिस को बताया, ना उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन को बताया, ना किसी और इदारे को बताया कि जनाब हम कोई 500-600-700 लोग इकट्ठे कर रहे हैं और हमारा ये नेकी का एक काम करने का इरादा है, लिहाजा यहाँ पर आके कोई इंतज़ामात में हमारी मदद करे। किसी तरह का कोई उन्होंने किसी को इत्तला नहीं दी। तो ये कुल्ली तौर पर ज़िम्मेदारी उन लोगों की थी जिन्होंने ये किया था, और उस पर मुकदमा भी हुआ है, उस पर गिरफ्तारियाँ भी हुई हैं और उस पर ज़ाहिर है कि उन्हीं के ख़िलाफ़ कानूनी तौर पर कार्रवाई भी होगी। लेकिन मैंने रात भी ये इल्तिजा की, दोबारा गुजारिश कर रहा हूँ आपके तवस्सुत से कि जो मुखय्यर हज़रात गरीबों की इमदाद करना चाहते हैं रमज़ान के महीने में, अल्लाह को राज़ी करने के लिए ज़कात देना चाहते हैं, खैरात देना चाहते हैं, सदका देना चाहते हैं, बराए मेहरबानी वो इस तरीके से ना करें। ना तो उन गरीबों की इज़्ज़त का तमाशा बनाएं, ना उनकी जानों को रिस्क में डालें। हुकूमत से रब्ता करें, इदारों से रब्ता करें। कोई बेहतर तरीका भी हो सकता है इस इमदाद को तकसीम करने का, जो बैठकर तय किया जा सकता है, ताकि ये जो मुस्तहिक लोग हैं उन तक भी पहुंच जाए और पर्दे में रहकर पहुंच जाए, ताकि उनकी जानें भी बचें, उनकी इज़्ज़त भी बचे। जी वो जब्बार जी एक जगह देखें, हमारी जो कैलकुलेशंस हैं, ये सारे जो केसेस अगर डिस्पोज ऑफ हो जाते हैं, निकल जाते हैं, तो हमारी 97 सीट्स बनती हैं, 97, और जमात इस्लामी की गालिबन 83-84 हैं और पीटीआई की कोई 42 हैं। देखें, एक तो मैं ये गुजारिश कर दूं कि अच्छा काम कर रही है पंजाब हुकूमत भी कि चले उन्होंने मुफ्त आटा देने की बात की। केपीके की गवर्नमेंट भी अच्छी नीयत है, इंटेंशंस तो अच्छे हैं कि चूँकि महंगाई है तो गरीबों की इमदाद की जा सके। लेकिन वहाँ आपने देखा कि मुख्तलिफ़ वाक़यात हुए हैं जिसमें कई लोगों की जानें गई हैं। जब ये हुकूमत सिंध फ़ैसला कर रही थी कि हमें भी इस महंगाई के दौर में आटे पर कुछ सब्सिडी देनी है, तो हमने ये फ़ैसला किया कि बजाय इसके कि इस तरह मुफ्त आटा तकसीम करें, जिसमें इस किस्म के वाक़यात होने का भी अंदेशा था, और दूसरा इम्कान ये भी था कि शायद जो मुस्तहिक लोग हैं उन तक ये पैसा सारा नहीं पहुँचेगा। तो सिंध हुकूमत ने ये फ़ैसला किया कि बजाय आटा तकसीम करने के बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत 32 लाख ख़ानदान ऐसे हैं जो उससे मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। जो उनका स्कोर है 32 का, वो लोग इसमें आते हैं। हमने उनकी तादाद में इजाफ़ा किया और वो 32 लाख से बढ़ाकर 78 लाख कर दिए, और जो 32 का स्कोर था उसको बढ़ा के 60 पे लेके आ गए। तो 60 पे जो स्कोर आया उसमें ये जो 32 से 78 लाख लोग हो गए। हमने बजाय इसके कि पैसे उनको इस तरह कैश दें, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जो उनका तरीक़ाकार है, मैकेनिज़्म है, हमने उसको इस्तेमाल किया और 65 रुपये फ़ी किलो आटे की जो सब्सिडी बनती थी 30 किलो की, वो हमने पैसे उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र करना शुरू कर दिए, जो जाना शुरू हो गए। अब ये पैसा तो लोगों को मिल रहा है,
लेकिन आप ठीक कह रहे हैं कि इस तरह नज़र नहीं आ रहा जिस तरह पंजाब में KPK में हो रहा है, जो भगदड़ मचरी वाक़यात हो रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि सिंध हुकूमत ने ज़्यादा मुनासिब और ज़्यादा ट्रांसपेरेंट तरीक़ेकार अडॉप्ट किया और ये पैसा थ्रू बैंक चैनल उनके अकाउंट्स में ट्रांसफ़र हो रहा है। सिंध हुकूमत ने एक कमेटी बनाई है कराची के गुफ्तगू एक्सप्रेस करने का एक इजलास करना है। आपकी पार्टी के MNA हुकूमत के लोग और सरकारी अफसरान हैं। इस कमेटी के एतराज़ हुआ है SPM की तरफ से और जमात इस्लामी की तरफ से और गवर्नर सिंध ने कहा है कि SPM और जमात इस्लामी के पास आएंगे, उसके बाद उन्हें खत लिखा है वज़ीर आला सिंध को। तो SPM, जमात इस्लामी और गवर्नर सिंध सबको इस भुट्टो के रेगुलराइजेशन पर एतराज़ है, तहफ़्फ़ुज़ात है। पार्टी का क्या मौक़िफ़ है? देखें, मैं कुछ वाक़यात आपको याद कराऊँ। मुख्तलिफ़ अयाम में, मुख्तलिफ़ सालों में, मुख्तलिफ़ महीनों में मुख्तलिफ़ अदालती फ़ैसले भी होते हैं या हुकूमत के खुद एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन होते हैं। कई आबादियों को जो बकौल मुख्तलिफ़ लोगों के गैर कानूनी तौर पर आबाद हो गए हैं, उनको जाकर उठाने के ऑपरेशंस होते हैं, एंटी इंक्रोचमेंट ऑपरेशंस होते रहते हैं। जहाँ जहाँ ऑपरेशन होता है, जमात इस्लामी भी वहाँ पहुँचती है, MQM भी वहाँ पहुँचती है, बाकी सियासी जमातें भी वहाँ पहुँचती हैं और ये मुतालबा करते हैं कि यहाँ जो लोग बैठे हैं, गरीब लोग बैठे हैं, इनको बेघर ना किया जाए और उनको रेगुलराइज़ किया जाए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का और ख़ास तौर पे बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब का ये स्टांस बड़ा क्लियर रहा है कि हम किसी भी तौर पर लोगों को बेघर नहीं करना चाहते हैं, हम उनको मालकाना हुकूक देना चाहते हैं। अब मालकाना हुकूक देने का एक तरीका तो ये है ना कि मैं सुबह उठूँ और जहाँ देखूँ कि जो बैठा है उसको जाकर उसकी ज़मीन के कागजात इशू कर दूँ कि जी आप मालिक बन गए, जो मैं समझता हूँ कि नामुनासिब तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि आप मुनासिब तरीके से जो लोग जहाँ आबाद हुए हैं उनकी तहकीक करें, उनके डॉक्यूमेंट चेक करें, उस बात को यकीनी बनाएं कि ये किसी प्राइवेट लैंड पर नहीं बैठे हैं, ये जो बैठे हैं ये ज़मीन इस काबिल है कि उसको रेगुलराइज़ किया जा सकता है, उनको मालकाना हुकूक दिए जा सकते हैं। तो एक प्रोसेस अडॉप्ट करें और कानूनी तरीके से उनको मालकाना हुकूक दे दें। मैं ये समझता हूँ कि हुकूमत सिंध ने एक मुनासिब तरीका इख्तियार किया है। अगर इस पर किसी को भी एतराज़ है, कोई फ़र्द हो, कोई सियासी जमात हो या कोई सरकारी ओहदे पर फाइज ज़िम्मेदार आदमी हो, वो उससे रुजू कर सकते हैं, उसको बता सकते हैं कि जनाब ये ज़मीन जो आप रेगुलाइज़ करने जा रहे हैं या जिनको मालकाना हुकूक देने जा रहे हैं, ये ज़मीन जो है फ़लाँ आदमी की है, प्राइवेट प्रॉपर्टी, इसको ना दें। वो नहीं होगा काम। लेकिन एक अच्छे काम को जिसके नतीजे में लाखों लोग जो बेचारे मतलब बड़ी परेशानी के आलम में ज़िंदगियाँ गुजार रहे हैं, उनको मालिकाना हुकूक देने का फ़ैसला किया गया है, तो मुझे नहीं समझ आती बात कि उस पर एतराज़ क्या है। हाँ, अगर हम कोई गलत फ़ैसला कर लें तो बिल्कुल हक़ के एतराज़ करें, अदालत में भी जाएं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि उस कमेटी का कोई फ़ैसला आने से पहले, उन आबादियों की निशानदेही होने से पहले, उनको मालिकाना हुकूक देने से पहले एतराज़ात करना जो है वो मुनासिब बात नहीं है। ये कोई तरीक़ेकार मुनासिब नहीं है। पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग कोई करना चाहता है भले करे, लेकिन हम कानूनी तरीके से उन लोगों को मालिकाना हुकूक देंगे। देखें, मैं एक बात हमेशा कहता हूँ, ये इतना मनूस आदमी है इमरान जिसका नाम है, जो इसके करीब जाता है वो फिर ज़मीन पे नाक रगड़ता है, वो कान पकड़ता है, अल्लाह से माफ़िया मांगता है। वो नाम आपने खुद ले लिए हैं। वो मीडिया के लोग हों जिन्होंने इसको हीरो बनाया, उन्होंने कान पकड़े कि हमने किसको हीरो बनाया, उन्हीं को जेलों में डाला इसने, उन्हीं को उठवाया उसने, उन्हीं को जूते लगवाए इसने, उन्हीं सबको किराए का टट्टू का इसने। फिर अगर फ़ौज और इस्टेब्लिशमेंट ने पाला पोसा, बड़ा किया, जवान किया, इक़्तिदार दिलाया, वो क्या नेपीस बदली, समझें, हर काम उसका किया, फिर उनके साथ जो किया वो भी नाक पकड़ रहे हैं, कान पकड़ रहे हैं कि तौबा की, आइंदा हम पॉलिटिक्स से भागे। एक काम ये चले, अच्छा हो गया कि वो सियासत से निकल गए। जुडिशरी में जो लोग बैठे हैं, जो इसका ख्याल कर रहे थे, जो उसका लाड प्यार उसको दे रहे थे, उनके भी जो अशर उनका वो कर रहा है वो आपके सामने है। तो मैं ये समझाना चाहता हूँ तमाम लोगों को, अब भी समझ जाएँ, ये इमरान एक नहुसत है इस मुल्क के ऊपर, इस मुल्क के लिए सिक्योरिटी थ्रेट है, इस मुल्क के इदारों के लिए नहुसत है।
जब तक इस आदमी को इस मुल्क की सियासत से आप आउट नहीं करेंगे, इस मुल्क की सियासत दुरुस्त नहीं होगी। इमरान को लाड प्यार देने वाले लोग इदारों से नहीं निकलेंगे, वो इदारे ठीक नहीं होंगे। उसको लाड प्यार देने वाले लोग आपकी मीडिया से नहीं निकलेंगे, वो मीडिया ठीक नहीं होगा। इमरान ख़ान के इश्क में मुब्तला लोग जहाँ जहाँ बैठे हैं, उनसे मैं हाथ बांध कर गुजारिश करता हूँ, अकेले में इश्क कर लो। इमरान के इश्क में इस मुल्क के इदारों को भींट ना चढ़ाओ। इस मुल्क ने बहुत सारा नुकसान उठा लिया है, इस मुल्क की मईशत ने नुकसान उठा लिया है, इस मुल्क के लोगों ने नुकसान उठा लिया है। और इमरान ख़ान गैर मुल्की दुश्मनों के एजेंडे पर अमल कर रहा है। और कोई शख्स किसी इदारे में बैठा हुआ अगर इमरान ख़ान को सपोर्ट कर रहा है तो इनडायरेक्टली वो उन मुल्क दुश्मन एजेंडे को सपोर्ट कर रहा है जिसको इमरान ख़ान इस मुल्क में लीड कर रहा है। इमरान ख़ान को इन्होंने, अल्लाह माफ़ करे, नऊज़ बिल्लाह, मैं तो हमेशा कहता हूँ कि सादिक और अमीन इस दुनिया में, इस कायनात में एक ही शख्स था और वो हमारा नबी करीम था। जो अल्लाह ताला ने अलकाबात मेरे नबी के लिए रखे हैं, उन अलकाबात पर पूरा उतरने की ताकत इस दुनिया में किसी शख्स को नहीं है, किसी इंसान को नहीं है। एक बदकिरदार चीफ जस्टिस ने वो अलकाबात इसको दे दिए। वो आदमी जो पता नहीं क्या क्या कुछ करता, मैं क्या बताऊं, कौन सा ऐब है इस दुनिया में जो किसी इंसान में हो सकता है जो इमरान में नहीं है। वो कौन सी बदआमाली है जो कोई इंसान कर सकता है और इमरान ने नहीं की है। इतना बुरे किरदार का आदमी रियासत मदीना के नाम पर जिस तरह से वो नबी करीम के हवाले गढ़ता है, झूठे हवाले गढ़ता है, मिसालें गढ़ता है, मज़हब का इस्तेमाल करता है, लोगों को धोखा देता है, लोगों को बेवकूफ़ बनाता है, सुबह से शाम झूठ बोलता है, उस आदमी को हीरो बनाकर ये पेश कर रहे हैं और उस आदमी को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो जिन जिन लोगों को उसने रुलाने की कोशिश की थी वो तो इसलिए रो रहे हैं कि मुल्क रो रहा है, लेकिन जो जो इसके पीछे खड़े थे, जिनके ईमान पर वो ये कह रहा था कि मैं इनको रुलाऊंगा, ये अल्लाह का शुक्र है कि वो सब के सब रो रहे हैं और आंसुओं से धाड़े मार मार कर रो रहे हैं। देखें, बड़ो ये खैर किसी की भी जान जाए बड़े अफसोस की बात होती है, किसी भी अंदाज़ में जाए बड़ी अफसोस की बात होती है, लेकिन बदकिस्मती से हमारे मुल्क में इस किस्म के वाक़यात होते रहते हैं। लेकिन जब ये वाक़यात होते हैं तो हमारा ज़ाविया शायद किसी और तरफ चला जाता है, लेकिन जब वो केसेस सॉर्ट आउट होते हैं तो चीज़ें कुछ और निकलती हैं। हैदराबाद में भी एक डॉक्टर का कत्ल हुआ था, गैर मुस्लिम हिंदू डॉक्टर का, लेकिन उसके भी केस हल हुआ और पता चला कि उसके अवामिल कुछ और थे। इसी तरह एक आलिम दीन का भी कत्ल हुआ कुछ अर्सा पहले, वो केस भी सॉर्ट आउट हुआ, पता चला कि उसके पीछे भी अवामिल कुछ और थे। और ये डॉक्टर साहब का भी जो हुआ है, अब ज़ाहिर है कि उसकी तो जान चली गई डॉक्टर साहब की, उसका तो कोई वापसी का हम नहीं कर सकते बंदोबस्त, लेकिन मैं ये उम्मीद ज़रूर करता हूँ कि पुलिस इस कत्ल को भी इसको सॉर्ट आउट करेगी और जो भी इसमें मुलविस हैं उनको ज़रूर लोगों के सामने भी लाएगी, उनको सज़ा भी देगी। जी 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 देखिए, मैं एक आपसे गुजारिश करूं, देखिए गवर्नर साहब ने जो ख़त लिखा है उस ख़त में मुझे लगता है गवर्नर साहब को इस मिनिमम वेज के कानून का नहीं पता। उन्होंने सीएम साहब को कहा है कि बजट में 50,000 कर दें। बजट में मिनिमम वेज फिक्स नहीं होती। मिनिमम वेज तय करने का एक अलग कानून है और एक अलग बॉडी है, बोर्ड है, पूरा एक मिनिमम वेज बोर्ड है जिसमें मुलाजमीन के नुमाइंदे भी होते हैं और जो एम्प्लॉयर्स हैं उनके नुमाइंदे भी होते हैं। वो बैठ कर तय करते हैं, उसका एक फार्मूला है जो महंगाई के तनासुब से वो फैसला करते हैं और मिनिमम वेज का तयन होता है। हमने उस पर काम शुरू कर दिया है और वो मिनिमम वो वेज बोर्ड जो है अपनी सिफारिशात फिर हुकूमत को भेजता है। फिर हुकूमत कानून के मुताबिक या तो उसकी मंजूरी देती है
या उसको वापस भेजती है रिव्यू के लिए कि नहीं हम इससे मुतमईन नहीं हैं, इसको बढ़ाएं कम करें, जो भी हुकूमत का एक नुक्ता नज़र होता है वो करता है। तो हम उस कानून के मुताबिक इंशाअल्लाह ताला इस मिनिमम वेज में इजाफा करेंगे। लेकिन मेरे लिए अभी बैठ के ये कहना कि वो कितनी होगी मैं समझता हूँ मुनासिब नहीं है। ये उस बोर्ड का इख्तियार है, उसको ये फ़ैसला करने दें। लेकिन 25,000 रुपये जो मिनिमम वेज है उसमें इजाफा ज़रूर होगा। अब कितना होगा वो बोर्ड जब सिफारिशात भेजेगा फिर उसके मुताबिक उसको हम आगे बढ़ाएंगे। बहुत शुक्रिया।